दो आदमी थे जनाब ले जाने वाले, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी तादाद 6 थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके ये 4 आदमी फिश स्टीमर पर थे, वो वापस उन्हें ले आए हैं। इंचार्ज ने जवाब दिया। कोई बेहोश या जख्मी भी साथ था? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, वो सारे सही सालम और ठीक ठाक थे। गुंडे टाइप लगते थे वो 4 आदमी। मैंने तो जनाब उनकी शक्लें और लिबास देखकर ज्यादा पूछगुछ नहीं की थी। इंचार्ज ने जवाब दिया। ये फिश स्टीमर समंदर में कहाँ है? इमरान ने पूछा। जनाब, खुले समंदर में तो मुख्तलिफ कंपनियों के फिश स्टीमर घूमते रहते हैं, इंचार्ज ने जवाब दिया। और इमरान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। जूलिया और उसके साथी कारों में ही मौजूद थे। मेरा ख्याल है हमें टालने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है। मोटर बोट समंदर में ही है। उन जैसी 2 मोटर बोट्स यहाँ पहले से खड़ी हैं और इंचार्ज उनका ही आदमी है। इनका मकसद ये है कि जब हम मायूस होकर वापस चले जाएंगे तो वो दोबारा साहिल पर आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों मोटर बोट्स की हालत बता रही है। इन्हें खुले समंदर में नहीं ले जाया गया, वरना पानी के निशानात इनके किनारों तक मौजूद होते। इमरान ने जाकर अपने साथियों से कहा। ये भी तो हो सकता है कि हमारे वापस आते ही वो वापस अपनी कार की तरफ पहुंच गए हो और कार वो आगे बीच लग्जरी से निकालकर जवाद कोट की साइड से बैरूनी सड़क पर निकाल कर ले जाएं और हम यहाँ साहिल पर ही खड़े उनका इंतजार करते रहें। कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, यकीनन ऐसा भी हो सकता है। अब उन्हें डॉज देने का एक ही तरीका है कि जूलिया और कैप्टन शकील कार लेकर उस नीले रंग की कार की तरफ जाएं। सफदर और नुमानी अपनी कार में सड़क पर कैफे अरबाब की साइड में रुक जाएं। तनवीर चौहान और सिद्दीकी आखिरी चौक के करीब रुके। मैं यही रहूंगा ताकि वो किसी भी तरफ से ना निकल सके। कार ट्रांसमीटर पर एक दूसरे से राब्ता कायम होता रहेगा। इमरान ने उन्हें हिदायत दी और उसकी हिदायत के मुताबिक वो सब रवाना हो गए। इमरान भी अपनी कार में बैठा और बज़ाहिर उसने कार वापस मोड़ दी, लेकिन कुछ फासले पर जाकर उसने कार को साइड रोड पर टर्न किया और उसे घुमाकर पार्किंग की उगली साइड में ले आकर रोक दिया और खुद वो कार से उतरकर एक ऊंचे से टीले पर लेट गया। यहाँ से साहिल समंदर की तरफ आती हुई सड़क के साथ साथ वो घाट को भी आसानी से चेक कर सकता था। घाट पर मोटर बोट्स आ जा रही थी, लेकिन मतलूबा अफराद में से किसी की शक्ल नजर न आई थी। जब इमरान को इंतजार में तकरीबन 1 घंटा गुजर गया तो इमरान सोचने लगा कि उससे वाकई गलती हुई है। उसे मास्टर टोनी या बालम को पकड़कर उससे पता चला लेना था। अब उसे कुछ कुछ यकीन होता जा रहा था कि शायद वो लोग वाकई निकल न गए हों, लेकिन वो कुछ देर मजीद इंतजार करना चाहता था। एक बार उसे ख्याल आया था कि वो लॉन्च को खुले समंदर में चेक करे, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया था, क्योंकि इस तरह वो टाइगर को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उसी लम्हे टू टू की आवाजें उसकी जेब में मौजूद ट्रांसमीटर पर उभरी तो उसने ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन दबा दिया। यस, इमरान स्पीकिंग, ओवर, इमरान ने कहा। तनवीर बोल रहा हूँ। 1 घंटा हो गया है हमें यहाँ खड़े, कब तक यहाँ खड़े रहें? ओवर, तनवीर की उकताई हुई आवाज सुनाई दी। ठीक है, आप लोग वापस फ्लैटों में चले जाएं, जरूरत पड़ी तो मैं कॉल कर लूंगा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर उसने फ्रीक्वेंसी बदलकर जूलिया को भी यही कहा। जाहिर है वो उन्हें कब तक रोक सकता था। और फिर थोड़ी देर बाद जूलिया और कैप्टन शकील की कार उसने हेड्स की तरफ से वापस आती देखी। इमरान खामोश टेले पर लेटा रहा। उसकी नजरें अब भी घाट पर जमी हुई थी। उसका दिल कह रहा था कि वो लोग वापस नहीं आए, लेकिन फिर आखिर वो गए कहाँ? वैसे ये फिश स्टीमर वाली बात भी दुरुस्त हो सकती थी, लेकिन मास्टर टोनी जैसे आम बदमाश से वो इतनी जहानत की तवक्को नहीं कर सकता था कि वो अरसलान और उसके साथियों को पहले किसी फिश स्टीमर पर मुंतकिल कर लेगा और फिर टाइगर को वहां ले जाएगा। और फिर 10 मिनट मजीद इंतजार करने के बाद उसने वापस जाने का फैसला किया। अब उसने यही सोचा था कि वो मास्टर टोनी को तलाश करेगा और फिर उससे अरसलान और उसके साथियों के साथ साथ टाइगर का भी पता निकालेगा। अभी वो उठा ही था कि अचानक उससे दूर से एक मोटर बोट तेजी से घाट की तरफ बढ़ती दिखाई दी। मोटर बोट जिस तेज रफ्तारी से आ रही थी उससे जाहिर होता था कि वो किसी इमरजेंसी में आ रही है, वरना घाट के करीब पहुंचते ही आमतौर पर मोटर बोट्स की रफ्तार कम कर दी जाती थी। मगर ये मोटर बोट तूफान की तरह घाट की तरफ बढ़ी आ रही थी और फिर इमरान के देखते ही देखते वो घाट पर आ लगी और दूसरे लम्हे इमरान की आंखों में चमक उभर आई थी, क्योंकि वो मोटर बोट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मोटर बोट पर टाइगर को ले जाया गया था। मोटर बोट रुकते ही एक साइड से एक आदमी भागता हुआ मोटर बोट के करीब पहुंचा और फिर इमरान ये देखकर उछल पड़ा कि मोटर बोट पर मास्टर टोनी मौजूद था। वो आने वाले को कुछ हिदायत दे रहा था और वो आदमी
मोटर बोट से उतरकर तेजी से दौड़ता हुआ वापस पार्किंग की तरफ दौड़ता गया। चंद लम्हों बाद सिया रंग की कार तेजी से दौड़ती हुई घाट के करीब जाकर रुकी और वो आदमी जो पहले मोटर बोट में गया था नीचे उतरा और मोटर बोट में घुस गया। उसने मोटर बोट के अंदर मौजूद किसी आदमी को उठाकर कंधे पर लादा और मोटर बोट से उतरकर वापस कार की तरफ बढ़ा। मास्टर टोनी उसी तरह मोटर बोट में ही खड़ा रहा। जिस आदमी को कंधे पर उठाया गया था वो बेहोश था। उसकी कमीज गायब थी और कमीज के टुकड़े से उसके सीने पर पट्टी बांधी गई थी। जब वो आदमी उस जख्मी को कार की पिछली सीट पर लिटाने लगा तो इमरान को उसकी शक्ल दिखाई दे गई और वो चौंक पड़ा, क्योंकि ये बालम था, मास्टर टोनी का नंबर 2। सिया रंग की कार बालम को लेकर तेजी से वापस मुड़ी और शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी, जबकि मास्टर टोनी घाट के इंचार्ज से बातों में मसरूफ हो गया। और फिर चंद लम्हों बाद उसने मोटर बोट वापस खुले समंदर की तरफ दौड़ा दी। जब वो कुछ दूर निकल गया तो इमरान तेजी से टेले से नीचे उतरा और तेजी से दोबारा घाट के इंचार्ज की तरफ बढ़ा। घाट का इंचार्ज जो किसी मल्लाह से बातों में मसरूफ था, इमरान को दोबारा अपने सामने देखकर घबरा गया। तुम्हें मैंने पहले बताया था कि मेरा ताल्लुक खुफिया पुलिस से है, याद है ना तुम्हें? इमरान ने करत लहजे में कहा। यस सर, मुझे याद है जनाब, घाट इंचार्ज ने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा। तो फिर एक तरफ होकर मेरी बात सुनो। खुफिया पुलिस को इत्तला मिली है कि मुजरिम भारी मिकदार में मंशियात लेकर इस घाट पर पहुंचने वाले हैं और तुम चूंकि यहाँ के इंचार्ज हो, इसलिए पुलिस के आला हुक्काम ने तुम्हें एतमाद में लेने का फैसला किया है। तुम्हें पुलिस से ताउन करना होगा, वरना, इमरान ने सख्त लहजे में कहा, और वरना के बाद जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। ओ जनाब, मैं तो हमेशा पुलिस से ताउन करता रहा हूँ, आप हुक्म फरमाइए। मंशियात का सुनकर इंचार्ज के चेहरे पर यकलख्त इत्मीनान के आसार नुमाया हो गए थे और यही इमरान चाहता था। इमरान उसे लेकर एक तरफ खड़ी हुई मोटर बोट में चढ़ गया। मोटर बोट चलाकर एक तरफ समंदर में ले चलो, बहुत अहम मामला है, इमरान ने कहा और इंचार्ज ने सर हिलाते हुए मोटर बोट की पार्किंग रस्सी हुक से निकालकर और उसका इंजन स्टार्ट करके उसे एक साइड पर ले गया। मोटर बोट की रफ्तार आहिस्ता थी। बस जनाब, अब तो काफी फासला हो गया है, इंचार्ज ने कहा। उसके चेहरे पर एक बार फिर शुकूक व शुबहात की परछाइयां उमड़ने लगी थी। हाँ ठीक है, रोक दो, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और इंचार्ज ने इंजन बंद कर दिया। जनाब फरमाइए, इंचार्ज ने मुड़ते हुए कहा। ये बताओ मास्टर टोनी मोटर बोट लेकर कहाँ गया है? इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में पूछा। क्या मास्टर टोनी, मैं तो, इंचार्ज ने बौखलाते हुए कहा और उसके साथ ही उसका हाथ इंतहाई तेजी से पतलून की पिछली जेब की तरफ गया, मगर उसी लम्हे इमरान का हाथ बिजली की सी तेजी से घुमा और चटाक की जोरदार आवाज से इमरान का भरपूर थप्पड़ इंचार्ज के चेहरे पर पड़ा और वो चीखता हुआ बोट के फर्श पर गिरा। उसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की, मगर इमरान ने पूरी कुव्वत से उसकी पसलियों में लात जमा दी और उठने की कोशिश करते हुए इंचार्ज के हलक से दर्द में डूबी हुई चीख निकली और वो दोबारा फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। इमरान ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर किक लगाई और इंचार्ज यूं तड़पने लगा जैसे उसकी रूह जिस्म से खींची जा रही हो। जल्दी बताओ, वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने कुर्राते हुए कहा और उसकी पसलियों में एक और ज़रब जमा दी। बताता हूँ, इंचार्ज ने घिघियाए हुए लहजे में कहा। जल्दी बको, मेरे पास वक्त नहीं है, इमरान ने फुर्ती से जेब से एक पतली धार का खंजर निकाला और झुककर उसकी नोक इंचार्ज की गर्दन पर जमा दी। वो शैतान जजीरे पर गया है, उसने मुझसे पूछा था कि मोटर बोट में 40 लीटर तेल है, शैतान जजीरे तक जाने और वापस आने के लिए काफी है या और तेल लेना पड़ेगा? मैंने उसे बताया कि काफी है, इंचार्ज ने हकलाते हुए और खौफजदा लहजे में कहा। तुमने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला था? इमरान ने खंजर पर दबाव डालते हुए कहा और इंचार्ज की गर्दन से खून की लकीर बहने लगी और वो बुरी तरह चीखने लगा। बताओ, वरना भी शहरक काट दूंगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे 2000 रुपए दिए गए थे कि जो पूछने आए उसे बता दूं और उनके एक आदमी को इशारा कर दूं, इंचार्ज ने जवाब दिया और इमरान ने खंजर वापस खींच लिया। चलो समंदर में छलांग लगाओ और तैर कर वापस जाओ, और सुनो, अगर किसी को मेरे मुतालिक बताया तो एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। और इंचार्ज तेजी से उठा और फिर उसने यूं समंदर में छलांग लगा दी जैसे वो मौत के पंजे से निकल रहा हो। दूसरे लम्हे वो तेजी से तैरता हुआ वापस साहिल की तरफ जाने लगा। इमरान जानता था कि वो माहिर तैराक होगा और आसानी से साहिल तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से मोटर बोट का इंजन स्टार्ट किया।
पेट्रोल टैंकी फुल थी। उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से मोटर बोट को खुले समंदर की तरफ दौड़ा दिया। शैतान जजीरा काफी फासले पर था और अब उसे मालूम हो गया था कि टाइगर को वहीं ले जाया गया है और शायद टाइगर ने ही बालम को जख्मी किया होगा। बहरहाल अब टाइगर की जान शदीद खतरे में थी, इसलिए वो मोटर बोट को उसकी इंतहाई तेज रफ्तार पर दौड़ाए चला जा रहा था और फिर उसे दूर से शैतान जजीरे के आसार नजर आने लग गए। उसने मोटर बोट का रुख मोड़ दिया। वो उस जजीरे की उगबी तरफ से उस पर चढ़ना चाहता था क्योंकि मास्टर टोनी उसी तरफ से गया था और यकीनन वो लोग उसी तरफ होंगे और उधर से उसे दूर से चेक किया जा सकता था। वो लंबा चक्कर काट कर जजीरे की उगबी सिम पर गया और फिर उसने मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज जजीरे तक न पहुंच जाए। मोटर बोट अपने जोर पर जजीरे की तरफ बढ़ती गई, लेकिन इमरान करीब पहुंचने पर चौंक पड़ा क्योंकि उस तरफ कोई ऐसी खाड़ी न थी जिसमें वो मोटर बोट रोककर जजीरे पर चढ़ता, बल्कि सीधी और सपाट चट्टानें थी जिन पर आम हालात में चढ़ना ही महाल था। मोटर बोट चट्टानों के करीब पहुंचकर रुक गई और अभी इमरान चट्टानों पर चढ़ने के बारे में कोई तरकीब सोच रहा था कि उसे दूर से एक इंसानी चीख हवा की लहरों पर तैरती हुई सुनाई दी और फिर जैसे चीखों का तूफान सा आ गया और दूसरी चीख सुनते ही इमरान पारे की तरह तड़पा। ये चीखें टाइगर की थी। टाइगर जिस तरह चीख रहा था उससे जाहिर था कि उस पर गैर इंसानी अंदाज में तशद्दुद किया जा रहा है। अब सोचने का वक्त ना था। इमरान ने इंजन दोबारा स्टार्ट किया और फिर मोटर बोट को उड़ाता हुआ चक्कर काटकर दोबारा सामने के रुख की तरफ बढ़ा। वो मोटर बोट को जजीरे के किनारों के साथ साथ दौड़ा रहा था ताकि ऊपर से नजर न आ सके और उसे यकीन था कि इन दिल हिला देने वाली चीखों में इंजन की आवाज सुनाई नहीं देगी। चंद लम्हों बाद वो सामने के रुख पर पहुंच गया। यहाँ दूसरी लॉन्च के साथ वही मोटर बोट मौजूद थी जिस पर मास्टर टोनी वापस आया था। टाइगर की दिल हिलाने वाली चीखें अब करीब से सुनाई दे रही थी और इमरान ने मोटर बोट को हुक करने में भी वक्त ज़ाया न किया और चट्टान पर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो किसी बंदर की तरह छलांगे लगाता हुआ ऊपर चढ़ता गया। टाइगर की चीखों ने उसके खून को पारे में बदल दिया था। टाइगर दरख्त के पास जमीन पर पड़ा खामोशी से अरसलान और उसके साथियों को अपनी मौत का सामान करते देखता रहा। वो हरकत करने से कतई माजूर हो चुका था, इसलिए सिवाय खामोश पड़े रहने के और कर भी क्या सकता था। अरसलान ने दरख्त का एक टहना अपनी ताकत से तोड़ा और उससे दो खूंटे बनाकर उसने हथौड़ी की मदद से उन्हें तने के नीचे जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद उसने रस्सी का गुच्छा उठाया और उसे मखसूस अंदाज में तैयार करने लगा। उसके साथी खामोश खड़े थे। अरसलान शायद इस काम में माहिर था। उसने रस्सी को सेट किया और फिर उसे उठाकर वो दरख्त की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे वो किसी बंदर की तरह ऊपर चढ़ता गया। इस बाहर निकले हुए तने पर वो तेजी से रेंगता हुआ उसके आखिरी सिरे पर पहुंच गया। तना उसके बोझ की वजह से कुछ झुक गया था, लेकिन वो टूटा न था। उसमें लचक मौजूद थी और शायद इसी लचक की वजह से अरसलान ने उस दरख्त को मुंतखब किया था। उसने रस्से के एक सिरे को तने के सिरे पर इंतहाई मजबूती से बांधा और फिर उसे खींचकर उसकी गांठ की मजबूती का अंदाजा किया और बाकी रस्सा नीचे फेंक दिया। रस्से के दो सिरे नीचे गिरे थे और फिर अरसलान ने खुद भी नीचे छलांग लगा दी। आओ अब मिलकर इस तने को झुकाओ जिस हद तक ये झुक सके, अरसलान ने रस्से के दोनों सिरों को हाथ से पकड़ते हुए कहा और डगलस और मिथाइस उसके साथ मिल गए और फिर उन्होंने मिलकर पूरी कुव्वत से जोर लगाया और दरख्त का लचकीला तना नीचे झुकता आया। जब अरसलान ने देखा कि अब इससे ज्यादा अगर झुकाया तो वो टूट जाएगा, तो उसने एक रस्से को एक खूंटे के साथ इस अंदाज में बल देकर बांधा कि वो जब चाहे उसे इन बलों की मदद से वापस ऊपर खिसका सके। रस्से को पकड़े रहना, ऐसा ना हो कि खूंटा भी जोर से निकल जाए, अरसलान ने डगलस और मिथाइस से कहा और उनके सर हिलाते ही वो खुद रस्से को छोड़कर टाइगर की तरफ बढ़ा। आओ मिस्टर टाइगर, तुम्हें अब पता चलेगा कि तशद्दुद कहते किसे हैं, अरसलान ने भूखे भेड़िए के से अंदाज में दांत नुकोसते हुए कहा। पहले तो शायद मैं इमरान का पता बता देता, लेकिन अब तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे, ये मेरा फैसला है, टाइगर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। अभी तुम कुत्ते की तरह भौंकने लगोगे, अरसलान ने सफाकाना अंदाज में हंसते हुए कहा और फिर उसने झुककर टाइगर को उठाया और उसे कांधे पर लाद कर उन कोंटों की तरफ बढ़ने लगा। कोंटों के करीब पहुंचकर उसने टाइगर को उनके पास फर्श पर लिटा दिया। उसके बाद उसने टाइगर के दोनों घुटनों से अलग अलग रस्सी बांधी और कुछ फासले देकर उन रस्सियों को दोनों कोंटों के साथ मजबूती से बांध दिया। दरख्त के झुके हुए टहने से एक रस्सी उसने टाइगर के दोनों बाजुओं के नीचे देकर बांधी और उसे मजबूती से गांठ लगा दी।
अब टाइगर इस खौफनाक तशद्दुद के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। एक मोटर बोट आ रही है, अचानक फरकंदा ने कहा, और वो सब चौंक कर समंदर की तरफ देखने लगे। मोटर बोट इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई जजीरे की तरफ बढ़ी आ रही थी। मेरे ख्याल में ये मास्टर टोनी है, अरसलान ने कहा, और चंद लम्हों बाद उसके ख्याल की तायद हो गई, क्योंकि अब मास्टर टोनी पहचाना जा रहा था। चलो ये अच्छा हुआ कि वो बरवक्त पहुंच गया है, अरसलान ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद मास्टर टोनी चट्टानों पर चढ़ता हुआ उनके करीब आ गया। तुम वक्त पर पहुंच गए हो मास्टर, अब देखो कि हम तुम्हारा इंतकाम कैसे लेते हैं, अरसलान ने कहा, और खूंटे से बंधी हुई रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़कर उसने आहिस्ता से झटका दिया। उसकी मखसूस अंदाज में बंधी हुई गांठ खुल गई और रस्सी बल खाकर खुलने लगी। उसके खुलते ही दर्द का झुका हुआ टहना ऊपर उठा और उसके साथ ही टाइगर का बंधा हुआ जिस्म भी ऊपर को उठता गया। अरसलान रस्सी ढीली करता गया और टाइगर का जिस्म ऊपर को उठता गया। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म सीधा हो गया और फिर खूंटों और उसके घुटनों से बंधी हुई रस्सियां तन गई। अरसलान ने जरा और रस्सी ढीली की तो टाइगर के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की तमाम रगें रबड़ की तरह खींची जा रही हो। अरसलान ने रस्सी को और ढीला किया और टाइगर ने दांत भींच लिए। उसकी नस नस में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई और जिस्म का खून जैसे सर में जमा होने लग गया। अरसलान ने रस्सी और ढीला किया तो टाइगर के हलक से ना चाहने के बावजूद दर्द में डूबी हुई चीख निकल गई। अब उसकी हालत इंतहाई खराब हो गई थी और रगे तो एक तरफ, अब तो उसे अपनी हड्डियां भी टूटती हुई महसूस हो रही थी और चीखें अब उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसका ज़हनी तवाजुन ही दुरुस्त ना रहा था और फिर अरसलान ने जरा सी और ढील दी और टाइगर की चीखों ने पूरे जजीरे को अपनी लपेट में ले लिया। अब बोलो कहाँ है इमरान, अरसलान ने कहकहा लगाते हुए कहा। उसके लहजे से यही अंदाजा हो रहा था कि वो टाइगर की चीखें सुनकर लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन टाइगर की चीखें और ज्यादा बुलंद हो गई। अब वो हिजियानी अंदाज में चीख रहा था, जरा रस्सी को खींचो तभी जवाब देगा, मास्टर टोनी ने दांत निकालते हुए कहा। उसे भी शायद तशद्दुद का ये तरीका बेहद पसंद आया था और अरसलान ने रस्सी को जोर लगाकर वापस खींचा तो टाइगर की चीखें जरा हल्की पड़ गई। अब भी वक्त है, बता दो इमरान कहाँ है, वरना एक एक रग तोड़ दूंगा, अरसलान ने चीखते हुए कहा। सुनो अरसलान प्लीज, अगर ये बता दे तो उसकी जान बख्शी कर दो, मैं सिफारिश करती हूँ, फरकंदा ने टाइगर से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा और साथ ही उसने मखसूस अंदाज में आंख मार दी। इमरान तुम्हारी मौत है कमीनो, तुम अपनी मौत से नहीं बच सकोगे, वो तुम्हें इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारेगा, टाइगर ने हिजियानी अंदाज में जवाब दिया। ओ अभी दमखम है तो फिर भुगतो, अरसलान ने गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही टाइगर की आंखें उबलकर बाहर निकल आई। दर्द और तकलीफ की शिद्दत से उसका खूबसूरत चेहरा बुरी तरह मसक हो गया। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और इस बार तो उसके हलक से निकलने वाली चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया था। लेकिन अरसलान और उसके साथी बड़े मुतमईन अंदाज में खड़े थे। उन्हें मालूम था कि इस वीरान जजीरे और दूर दूर तक फैले हुए समंदर में टाइगर की चीखें कोई नहीं सुन सकता। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता रस्सी ढीली करता जा रहा था और टाइगर की चीखें उसी निस्बत से बुलंद होती जा रही थी। अगर मजीद लुत्फ लेना है अरसलान तो रस्सी को कुछ देर के लिए वापस खींच लो, वरना यह भी दम तोड़ देगा, डगलस ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मालूम है, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा और रस्सी को वापस खींच लिया। जाहिर है वो इतनी आसानी से टाइगर को कहाँ मरने देता था। रस्सी के खींचते ही टाइगर की चीखें मध्यम पड़ जाती और जब अरसलान रस्सी को ढीला करता तो उसकी चीखें फिर बुलंद हो जाती। अरसलान और उसके साथी इस वहशियाना खेल से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहे थे और अरसलान के चेहरे से तो यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी बच्चे को उसका ना सिर्फ मनपसंद खिलौना मिल गया हो, बल्कि उसे इस बात की भी पूरी इजाजत दे दी गई हो कि वो उससे दिल भरकर खेले। अलबत्ता उनके शिकंजे में फंसा हुआ टाइगर इस गैर इंसानी और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बन गया था और ये शायद उसकी बदकिस्मती की इंतहा थी।